Hello friends, this is GS discussion of ST number 337. So we will start with first question, that is of question number 26. The question is asking, क्या पूछा था, branch of science that studies cells is called. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन इफ़ आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा बायो या फिर जूलॉजी तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आंसर मैं आपको बताता हूँ. पहले हम देखते हैं ये क्या होता है. हार्मोनोलॉजी. हार्मोनोलॉजी कुछ भी नहीं है. हार्मोनोलॉजी साइंस के टर्म्स में हम बात करें तो ये कुछ भी नहीं होता है. ऐसी कोई स्टडी नहीं होती है. ऑल्सो हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टडीज जैसे होती है ना, लॉजी में होता है लास्ट में, लॉजी. ये लॉगस वर्ड जो होता है स्टडीज इसका मतलब होता है. ठीक है, तो लैटिन वर्ड होता है लॉगस, इसका मतलब होता है स्टडीज. तो हार्मोनोलॉजी वैसे कुछ भी नहीं होता, तो ये तो हटा देंगे ऐसे ही. फिर हमारा एक दूसरा वर्ड है एंटोमोलॉजी. ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या होता है? दिस इज लाइक ब्रांच ऑफ जूलॉजी. ये क्या होता है? ब्रांच ऑफ जूलॉजी है. क्या है? ब्रांच ऑफ जूलॉजी. ब्रांच ऑफ जूलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ते हैं तो होता है एंटोमोलॉजी. तो ये भी आंसर नहीं है. फिर है होमोप्लास्टिक. होमोप्लास्टिक मतलब क्या होता है? वो दो स्पीसीज, वन स्पीसीज टू, वो दो स्पीसीज जिसमें कुछ सिमिलर ट्रैक्ट्स हैं. जैसे बताएंगे, अच्छा आपको बताएंगे जिसमें सिमिलर ट्रैक्ट्स हैं, मतलब कि सिमिलर कोई चीज़ें सेम है उसमें, बस सेम एक जैसी हैं. सेम नहीं है तो एक जैसी हैं. कुछ ये हैं और ये दोनों नियरली सिमिलर हैं. सेम नहीं है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, कुछ कुछ एक जैसे हैं. ठीक है, पर उनके जो वो थे, उनके जो पूर्वज थे इन दोनों के, ये स्पीसीज 1 और 2 के, उन दोनों में ये चीजें सेम नहीं थी. वो उनके पूर्वज सेम नहीं थे. ठीक है, 1 और 2 के पूर्वज सेम नहीं थे, तो 1 2 कहते हैं होमोप्लास्टिक. अब एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप एक चमगादड़ देखेंगे, चमगादड़ की क्या होती है? विंग्स होती हैं. ठीक है, जैसे चमगादड़ उड़ता है. और हमारी बर्ड होती है, बर्ड जो होती है उसकी भी विंग्स होती हैं. ठीक है, उसकी भी विंग्स होती हैं. अब ये जो विंग्स हैं ये दोनों में सेम है, ये दोनों होमोप्लास्टिक हैं. इनकी ये दोनों होमोप्लास्टिक है. होमोप्लास्टिक किसी वजह से आ रही है, विंग्स की वजह से, पर दोनों के ही पूर्वज अलग हैं. चमगादड़ जैसे आप जानते हैं, ये जो इसके पूर्वज और बर्ड्स के पूर्वज, ये दोनों अलग हैं. ठीक है, ये दोनों एक ही चीज से ड्राइव नहीं हुए. बर्ड्स तो हमारी जो पुराने बर्ड्स हुआ करते थे उनसे आई है. चमगादड़ पुराने एनिमल्स से आया है. ठीक है, मैमल्स होता है ये. ठीक है, जैसे आप अगर थोड़ी बहुत जूलॉजी या बायो आपने पढ़ी होगी, जो चमगादड़ जो होता है वो क्या होता है? मैमल होता है, वो बर्ड नहीं होता है. चमगादड़ जो होता है मैमल होता है. ठीक है, तो इन दोनों के जो पूर्वज हैं वो अलग अलग हैं. तो ये इन दोनों को सेम विंग्स जैसी दोनों में चीजें हैं, तो इनको कहेंगे होमोप्लास्टिक. तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा. तो इसका आंसर क्या है? साइटोलॉजी. क्या आंसर है? साइटोलॉजी. तो साइटोलॉजी है वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है, किसी भी तरह के सेल, प्लांट हो या एनिमल सेल हो, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं या पढ़ते हैं. ठीक है, उसको साइटोलॉजी कहते हैं. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्ना, हैज बीन अवॉर्डेड टू ओनली 2 फॉरनर्स सो फार. वन ऑफ देम इज नेल्सन मंडेला, अदर वन इज. ठीक है, भारत रत्न मिला था 2 फॉरनर्स को, 2 विदेशियों को दिया गया था. तो एक का तो नाम दिया है नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला कहाँ के? साउथ अफ्रीका के थे. ठीक है, दूसरे का नाम पूछा है. अब इसमें तो आपको वैसे आंसर इजी है अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, पर मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, मार्शल टीटो एक ऑप्शन है. मार्शल टीटो कौन थे? ये युगोस्लाविया के एक नेता कह लीजिए, या फिर रेवोल्यूशनरी उनके स्टेटमैन कह लीजिए, एक लीडर थे.
ठीक है, यूगोस्लाविया के। ठीक है, अब इसका इनको ये भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया था। इनको क्या मिला था? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ये एक अवार्ड है, क्या है? जवाहर लाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये इनको मिला था। मार्शल टीटो को वो मिला था, ठीक है, ये अवार्ड। तो इनको भारत रत्न नहीं मिला था। अब ये अवार्ड जो था ये जवाहरलाल नेहरू के जी के नाम पे दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे दिया गया था, दिया जाता है। तो लास्ट अवार्ड ये 2009 में दिया गया है। किसको दिया गया है? ये दिया है एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल कौन है? चांसलर ऑफ जर्मनी। चांसलर ऑफ जर्मनी है एंजेला मार्केल। 2009 में उनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब मिखाइल गॉर्बाचेव, क्या है? मिखाइल गॉर्बाचेव। मिखाइल गॉर्बाचेव, अच्छा, मिखाइल गॉर्बाचेव कौन थे? ये सोवियत नेता थे। ठीक है, इनको भी कुछ ऐसा ये भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। कौन थे? सोवियत लीडर। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, और अब्दुल वली खान। अब ये अब्दुल वली खान जो थे ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम एक्टिविस्ट थे। ये हमारे जो बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे, बच्चा खान। बच्चा खान उनके सपुत्र हैं, सन ऑफ बच्चा खान है। बच्चा खान क्यों फेमस हैं? क्योंकि इन्होंने एक रेड शर्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश के चलाया था, इसलिए बच्चा खान फेमस है। उनके पुत्र हैं अब्दुल वली खान। ठीक है, इनको भी भारत रत्न नहीं मिला था। तो ये तो आंसर इस खान अब्दुल गफ्फार खान। अब खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपने काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से पढ़ा भी होगा, अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है। ये हमारे फर्स्ट फॉरनर थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था। ये इंडियन जो ब्रिटिश था ना, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें ये सब नॉट सब कॉन्टिनेंट, इंडिया जो था जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश सब मिला हुआ था, ब्रिटिश इंडिया, तो उसे ब्रिटिश इंडिया के पाकिस्तान वाले पार्ट्स में रहते थे। ठीक है, तो जब वो डिवीज़न हो गया तो ये पाकिस्तान में चले गए, तो फॉरनर बन गए। तो इनको 1987 में, कब? 1987 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड जो फॉरनर को मिला था वो किसे मिला था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनको और भी क्या कहते हैं? इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी। इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी। इनके नाम पे आप देखोगे खान मार्केट वगैरह है ना, दिल्ली में आप जाओगे, दिल्ली में खान मार्केट है, इन्हीं के नाम पे, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। द मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड। 64वें राष्ट्रीय पुरस्कारों 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या नाम दिए गए हैं। जैसे अब ये रुस्तम दिया गया है, तो रुस्तम के लिए ये अक्षय कुमार को रुस्तम में एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। ये बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड मिला है, पर किसका? बेस्ट एक्टर का। ठीक है, इसको वो नहीं मिला है, बेस्ट फिल्म अवार्ड नहीं मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो रुस्तम को मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, अक्षय कुमार को मिला था रुस्तम में एक्टिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नीरजा। नीरजा को क्या मिला था? नीरजा को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं मिला था, बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड, हिंदी फिल्म अवार्ड मिला था। ठीक है, वेंटिलेटर एक मूवी, मराठी मूवी है ये वेंटिलेटर, इसको भी कई अवार्ड मिले थे पर बेस्ट फिल्म अवार्ड नहीं मिला था। ये जो मूवी है काफ़ी मेन स्ट्रीम मूवी है वेंटिलेटर, काफ़ी हिट भी हुई है मराठी में। इसको पर बेस्ट फिल्म अवार्ड नहीं मिला था। इसको भी कोई और अवार्ड मिले हैं, 2-3 अवार्ड मिले हैं, पर बेस्ट फिल्म अवार्ड नहीं मिला है। नीरजा को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म अवार्ड नहीं मिला। तो किसको मिला? कसाव।
ये मूवी है, इसको मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। क्या मिला है? बेस्ट फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो ये तो हम याद रखेंगे। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, नीरजा को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है। ठीक है, जैसे कि एक मूवी है तमिल, जोकर। जोकर तमिल मूवी है, क्या है? जोकर। जोकर ये तमिल मूवी है। ठीक है, क्या है? तमिल मूवी है, तमिल मूवी है। इसको मिला है बेस्ट तमिल मूवी का अवार्ड। क्या है? बेस्ट तमिल फिल्म अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट फिल्म नहीं मिला है। तो ऐसे ही हिंदी के लिए नीरजा को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, आंसर इसका फिर हाँ ये है, भूलना नहीं। हाँ, कसाफ। अच्छा, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये पूछा गया है। ठीक है, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, दिबांग का नाम सुना होगा। दिबांग क्या है? दिबांग एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। क्या है? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी। दिबांग, दिबांग क्या है? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, इसके एक और ऐसे ही है, दिहांग। दिहांग और सियांग, ये नेम है ब्रह्मपुत्रा के ही। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। दिबांग अलग है, दिहांग सियांग अलग है। ठीक है, दिबांग इज ट्रिब्यूटरी, दिहांग एंड सियांग इज नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये जो है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एपी में है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? ये जो है ना, ये दिबांग के अपर दिबांग वैली में है। जो दिबांग जो रिवर है ना, दिबांग रिवर, दिबांग जो रिवर है ना, उस जो वो वैली बनाती है, जो वैली बनाती है ना, पहाड़ों के बीच में से ऐसे निकलती हुई आई होगी, जो वैली बनाती है, तो वो वैली उसकी जो अपर वैली है, मतलब अपर इस पार्ट में, जो अपर वैली, ये तो लोअर वैली हो गया, ये लोअर वैली, अपर वैली पार्ट में है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, थोड़ा सा वो मैप वगैरह याद रखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्रा आती है वो एंट्री करती है अरुणाचल में, तो वो थोड़ा बहुत अगर रिवर्स वगैरह देख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स? देखिए, पहला हमारा क्या? राज्यवर्धन सिंह राठौर। क्या है? राज्यवर्धन सिंह राठौर। इनका नाम आपने सुना होगा काफी ज्यादा। राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, उसके क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। काफी न्यूज में भी रहते हैं, जैसे मतलब पीआईबी वगैरह के कुछ आपने ट्वीट देखे होंगे। ट्विटर, अगर मैं ट्विटर के बारे में जानते होंगे तो उसमें पीआईबी के ट्वीट आते हैं। ठीक है, उसके ट्वीट आते हैं, तो उसको कौन हैंडल करता है? राजवर्धन सिंह राठौर। अभी ये एक हुई थी लास्ट ईयर, थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके लिए, जो नेशनल कॉलेज ऑफ फिल्म ड्रामा एंड फिल्म है, जिसमें कहते हैं जिसके जो हेड थे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। बच्चे स्ट्राइक पे चले गए थे कि ये हेड हमको नहीं चाहिए है, ऐसा ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसको किसने हैंडल किया था? राजवर्धन सिंह राठौर ने। ठीक है, ये वो हैं राजवर्धन सिंह राठौर। इनका नेम आप सोच रहे हैं यहाँ क्यों, तो पॉलिटिशियन है तो नेम यहाँ क्यों है? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था 2004 ओलंपिक में। 2004 ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। किसमें? डबल ट्रैप होता है ना, निशानेबाजी में डबल ट्रैप होता है, उसमें जो है सिल्वर मेडल जीता था। क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने 2004 ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, अब पीटी उषा को देखें। पीटी उषा ने कोई मेडल नहीं जीता था, ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने में 1/100 सेकंड से रह गई थी, इसलिए फेमस हो गई थी। काफ़ी अच्छी एथलीट थी, कई सारे मेडल जीते हैं पर ओलंपिक मेडल नहीं जीता। ठीक है, कर्णम मलेश्वरी, ये जो हमारी क्या थी, ये जो वेट लिफ्टिंग में थी। ठीक है, इन्होंने 54 केजी के डिवीज़न में 54 केजी के डिवीज़न में
54 केजी डिवीज़न में 94 एंड 95 में ये जो है, नहीं 94 में इन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता था 54 केजी डिवीज़न में, 95 में भी जीता था वर्ल्ड टाइटल, और थर्ड प्लेस पे रही थी 1993 पे। 1993 में थर्ड प्लेस पे रही थी, 94 एंड 95 में वर्ल्ड टाइटल जीता था इन्होंने, ठीक है। एंड उसका 1996 में फिर से थर्ड प्लेस पे आ गई थी। तो ये सब याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ आपको बस। इन्होंने 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसमें? 2000 ओलंपिक्स में। 2000 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उसके बाद ये पहली महिला बन गई थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है। पहली महिला बन गई थी, ये पहली महिला है, ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। अब ये हैं हमारे केडी जाधव। अब केडी जाधव जी कौन थे? ये देखिए केडी जाधव, ये हैं कृषाबा दादा साहेब जाधव। ये फर्स्ट ये इंडियन एथलीट थे जिन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। ये इन्होंने जो है 1952 में, क्या है, 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल जीता था समर ओलंपिक हेलसिंकी में। हेलसिंकी क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। उसकी कैपिटल है हेलसिंकी। अब हेलसिंकी में ओलंपिक हुए थे 1952, ये लिखा ना 1952, वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और ये जो है वन ऑफ द फर्स्ट एथलीट्स फ्रॉम इंडिया हैं जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया केडी जाधव, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट मद्रास सेशन ऑफ 1927? देखिए, ये कुछ जो कांग्रेस सेशन होते हैं ना, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। कांग्रेस सेशन, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। कुछ एक जैसे होते हैं जिसमें गांधी जी ने कब कांग्रेस छोड़ी, उस समय कौन था प्रेसिडेंट, कभी कुछ हुआ है, कुछ जैसे इसमें पूछ दिया कि वो मद्रास सेशन हुआ था व्हेन इट बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन, को बॉयकॉट किया था, तो उस समय कौन थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ऐसे ऐसे कुछ एक इंपॉर्टेंट सेशन है, वो याद रख लीजिए। लखनऊ सेशन है, मद्रास सेशन है, कराची सेशन है, वो सब याद रखिए कि उस समय प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। इसका आंसर क्या है? एम ए अंसारी थे, ठीक है। तो इसी कुछ सेशन जो है याद रख लीजिए, एक कोई नेट पे देख लीजिए कुछ सेशन जो इंपॉर्टेंट सेशन है, तो उसे जो याद रख लीजिए, ठीक है। नहीं तो हिस्ट्री की कुछ बुक्स आती हैं जिसमें लिस्ट दी होती है, लास्ट में लिस्ट दी होती है सारे सेशन के, उसमें प्रेसिडेंट के, और कुछ अगर कोई रिमार्क है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उस सेशन के लिए, तो वो सब उसमें रिमार्क्स में लिखा होता है। तो ऐसी कोई बुक ले लीजिए जिसमें ऐसी टेबल बनी हो, ठीक है, वो देख के आप उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल? देखिए, अब ये जो है ना, ये अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? निर्भय। क्या नाम है? निर्भय। इसका आंसर है निर्भय। निर्भय इसका आंसर है, जिसका कब टेस्ट हुआ था? 12 मार्च को। 12 मार्च 2013 में इसका टेस्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ? चांदीपुर कहाँ है? चांदीपुर में हुआ था। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। इसका टेस्ट चांदीपुर उड़ीसा में हुआ था। इसका नाम है निर्भय। ये जो है इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी डिड नॉट बिल्ड। अब देखिए इसमें क्या है, पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं कराया था, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है कि कराया था, ये पूछ रहा है किसका निर्माण नहीं कराया था, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे भाई किसका, जैसे अगर हमें कुछ याद होगा इसमें किसका जैसे श्री फोर्ट तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। ये तो आपको याद होना चाहिए, ये हिस्ट्री में आपको पढ़ा होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप देखेंगे जमात खाना मस्जिद।
इसे क्या और क्या बोलते हैं, खिलजी मॉस्क्यू। ये दिल्ली में है। अभी भी इसमें यहाँ पे वर्शिप होती है, अभी भी इसमें कहते हैं नमाज पढ़ी जाती है। ये किसने बनाया था, खिजर खान ने। किसने, खिजर खान। खिजर खान ने बनवाया था, खिजर खान ने बनवाया था। ये कौन है, ये खिजर खान थे, सन ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो ये दे रखे हैं ना, ठीक है, इनके सन थे, इनके सन कौन थे, खिज्जर खान, जिन्होंने क्या बनाया था, जमात खाना मस्जिद। और ये टॉम ऑफ जलालुद्दीन, हौजे अलाए, सिरी फोर्ट, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सिरी फोर्ट काफी फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा। ये सब किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अब विच स्टेट सेलिब्रेटेड द फाउंडेशन डे ऑन अप्रैल 01। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देखोगे तो महाराष्ट्र का तो फाउंडेशन डे 1 मई को होता है, 1 मई को महाराष्ट्र जो है बनाया गया था। ठीक है, लेबर डे भी उसी दिन होता है, याद रख लीजिएगा। और तो इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, तो महाराष्ट्र तो हट गया। ठीक है, असम का कुछ ऐसा फाउंडेशन डे है नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेट बना हुआ था, इंटीग्रेट किया था इंडिया में, तो इसका आंसर है ऐसा कुछ फाउंडेशन डे नहीं होता है। बिहार का होता है पर वो अप्रैल में नहीं है, वो कुछ आई थिंक मार्च में होता है कुछ, वो चेक कर लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है, चेक कर लीजिएगा, इसका नेट पे देख लीजिएगा कि बिहार का कब होता है फाउंडेशन डे। इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है 1 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये इसको एज ए सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था वेस्ट बंगाल से। पहले उड़ीसा नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, बाद में बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर उड़ीसा है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटीज was ruling over North India at the time of Alexander invasion। कहता है जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था तो कौन सी डेंसिटी थी जो रूल कर रही थी। तो देखिए बहुत आसान है, इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि अलेक्जेंडर का आक्रमण कब हुआ था। अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ 326 में। ठीक है, 326 में हुआ था। और जैसे आप सबका वो देख लीजिए, पहले तो हमारी नंदा थी, ये एटलीस्ट इतना याद रखिए कि पहले हमारी नंदा थी, उसके बाद मौर्या थी, फिर सुंगा थी, फिर कान्वा थी। ठीक है, ये याद रखिए, सुंगा थी फिर कान्वा थी। ठीक है, अब जो थोड़ा सा आप देख लेंगे कि कब कब थी। नंदा क्या थी, 345 बीसी से 321 बीसी तक। ठीक है, नंदा 345 321 बीसी से थी। ठीक है, तो अब 326 इसी में फॉल कर जाता है, तो आंसर जो होगा नंदा। मौर्या तो थी वो 321 टू 184 बीसी तक थी। क्या था, 321 टू 184 बीसी तक मौर्या थी। ठीक है, सेम ऐसे ही सुंगा वाज लाइक टिल 73 बीसी। ठीक है, स्टिल 73 बीसी थी। उसके बाद कान्वा जो 73 टू 26 बीसी तक था। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा सा बहुत याद रखेंगे, पर इतना याद रखिए जो अलेक्जेंडर का था नंदा, इसका नंदा डायनेस्टी जो है रूल करती थी उस समय जब अलेक्जेंडर आया था। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत आप अलेक्जेंडर का जो जब युद्ध हुआ था तो किसके किसके बीच में हुआ था ये सब याद करेंगे तो आराम से याद आ जाएगा। इसका आंसर नंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा एक राजनीतिक दल को लोकसभा में आधिकारिक तौर पर एक विपक्षी दल का दर्जा केवल तभी दिया जाता है जब ये कम से कम प्रतिशत सीटें हासिल कर लें। देखिए ये बहुत न्यूज में था जब कांग्रेस हारी थी और बीजेपी आई थी, बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, इसका सिंपल आंसर है 10%। बहुत न्यूज में था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, A political party is officially accorded the status of an opposition party in Lok Sabha only if it secures at least 10% of the seats। ठीक है, जब तक 10% ऑफ सीट नहीं मिलती हैं तब तक वो अपोजिशन पार्टी को नहीं कहलाई जा सकती है। ठीक है, मतलब कि
तभी कहलाई जा सकती है जब वो एटलीस्ट 10% सीटें मिलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ए बुक रिटन बाय, ये इसका आंसर देखेंगे। इसका देखिए ए राहुल गांधी। राहुल गांधी तो हो नहीं सकता, राहुल गांधी ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। ठीक है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है उसके लिए, राहुल गांधी आंसर नहीं है। ठीक, अब देखेंगे हम एल के अडवाणी। तो 37 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज बुक रिटन बाय, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ए बुक रिटन बाय, इसका आंसर राहुल गांधी नहीं होगा, तो राहुल गांधी तो क्रॉस कर लेंगे, राहुल गांधी ने कोई किताब नहीं लिखी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एल के अडवाणी। एल के अडवाणी ने बुक्स लिखी हैं पर उनका ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नहीं है। थोड़ा सा इससे भी दिमाग लगाएंगे कि उन्होंने कोई ऐसी तो लॉन्ग वॉक की नहीं जिसे फ्रीडम मिली हो। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, सिवाय एक वो रथ यात्रा की थी अयोध्या के लिए, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। बेनजीर भुट्टो, देखिए ये सब बेनजीर भुट्टो, एल के अडवाणी, राहुल गांधी, ये सब ऐसा कोई फ्रीडम से रिलेटेड इनका नाम भी नहीं आता है, क्योंकि ये लोग अभी के ये हैं पॉलिटिशियन। अगर आप देखो नेल्सन मंडेला, इनके जब ये थे तब साउथ अफ्रीका को अपार्थी जो ये रंग भेद था उससे फ्रीडम मिली थी। ठीक है, अपार्थीड से तो रंग भेद के समय फ्रीडम मिली थी, तो ये हम ले सकते हैं नेल्सन मंडेला। अच्छा, ये फिर से बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो इसको। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ए बुक रिटन बाय हुम, तो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी ने कोई किताब नहीं लिखी है। एल के अडवाणी भी नहीं है, एल के अडवाणी किताबें लिखी हैं पर ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नहीं है। सेम विद बेनजीर भुट्टो। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम देखे तो इसमें कोई बता रहा है कि उसने लॉन्ग वॉक की तब उसे फ्रीडम मिली। ठीक है, तो ऐसा एल के अडवाणी, बेनजीर भुट्टो, राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं किया था। नेल्सन मंडेला थे जिन्होंने कि एक जब ये रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने कदम उठाया था, और तब साउथ अफ्रीका को, जो साउथ अफ्रीका है उसको जो है इससे फ्रीडम मिली थी। ठीक है, जो अश्वेत लोग थे, ब्लैक लोग थे, उनको समान अधिकार मिले थे, नेल्सन मंडेला ने लड़के दिलवाए थे, तो वो उन्होंने किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये उनकी क्या है, ऑटो बायोग्राफी है। ठीक है, 1994 में पब्लिश हुई थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 38 द ग्लोबल 500 अवार्ड आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। अब देखिए ये ग्लोबल जो 500 अवार्ड है ये यूएनईपी देता है। कौन देता है? यूएनईपी। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज द ऑनर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट। मतलब कि इतना याद रखिए कौन सा यूएनईपी। यूएनईपी क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये देता है। तो अब किस लिए देगा? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए देगा ना। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। इसका आंसर डी है। इसका कैंपेनिंग अगेंस्ट एड्स नहीं है, एलिमिनेशन ऑफ इलिटरेसी नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल तो आप खुद ही सोच सकते हैं नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्लोबल 500 अवार्ड किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कौन देता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोर ऑफ इंडिया नोन फॉर इट्स रिच कोल डिपॉजिट इन द स्टेट ऑफ। देखिए अब रोर ऑफ इंडिया क्या है? किसको? दामोदर वैली को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दामोदर वैली। ठीक है ना, किसे कहते हैं? दामोदर वैली को। दामोदर वैली को कहते हैं रोर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अच्छा रूर जो एक जगह है वो एक्चुअली यूरोप में है। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा कोल मिलता है, तो इसको ऐसे इसलिए कहते हैं रोर ऑफ इंडिया कि वहाँ जो उस जगह में अच्छा कोल मिलता है, यहाँ पे भी कहाँ अच्छा कोल मिलता है? दामोदर वैली में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें 60% ऑफ जो इंडिया की कोल डिपोजिट 60% कोल डिपोजिट इसमें है, दामोदर वैली में, जिसे रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में।
देखिए ये तो नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, आपको जो कंफ्यूजन होगा झारखंड वेस्ट बंगाल में होगा, तो आंसर इसका वेस्ट बंगाल है, झारखंड नहीं है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, उस शिक्षण संस्थान का नाम बताइए जिसे हाल में ही मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ रैंक प्रदान की गई है। देखिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, इसमें अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो कर लेंगे। इसका आंसर है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू मेक इट टू टॉप 10 इन ग्लोबल रैंकिंग। ये ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 10 में आया था, और इसको जो है एनुअल नेशनल रैंकिंग में भी जो HRD ने रिलीज की थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, उसमें टॉप का स्थान मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज। ठीक है, अब ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत आपने जो है कुछ ये इकोनॉमिक्स वगैरह जो है या फिर सोशल साइंस वगैरह पढ़ी होगी तो ये उसमें आप नॉट इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस वगैरह पढ़ी होगी तो इकोनॉमिक्स भी कुछ बुक्स में है, पर अगर सोशल साइंस पढ़ी होगी तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेशनलाइजेशन और इकोनॉमिक प्लानिंग नेशनलाइजेशन इकोनॉमिक प्लानिंग जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के। ये क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है लोकतांत्रिक समाजवाद, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं नेशनलाइजेशन एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है ना, नेशनलाइजेशन एंड इकोनॉमिक प्लानिंग जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। कहीं पे अगर इकोनॉमिक प्लानिंग भी आए तो वो भी इसी का आंसर हो जाता है। ठीक है, सोशल साइंस वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब इकोनॉमिक्स में भी होता है पर कम बुक्स में मिलेगा, पर सोशल साइंस वाला क्वेश्चन है ये। इफ ए ग्रुप ऑफ रिच पीपल यूज पावर फॉर देयर सेल्फिश गोल इट इज कॉल्ड एज। यदि अमीर व्यक्तियों का एक समूह अपने स्वार्थी लक्ष्यों के लिए शक्ति का उपयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक, ये सिंपल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसे क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र। ये है, देखिए हमारा इसका आंसर होता है कुलीन तंत्र। जनतंत्र तो नहीं होगा, डेमोक्रेसी तो नहीं होगा। तानाशाही में तो एक ही तानाशाह होता है, ये भी नहीं। राजशाही में भी नहीं होता है, ये तो राजा के टाइम पे मोनार्की जब चलती थी राजा एक होता था। डिक्टेटरशिप में एक ही डिक्टेटर होता है, वो नहीं होता। तो कुछ जो अमीर व्यक्ति को होता है ये ओलिगोक्रेची होता है, एलिगोक्रेची। क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। अगर थोड़ा बहुत मोनार्की और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी ये वर्ड है, इनको जानते हो तो कर लेंगे, ओलिगोक्रेची है। ठीक है, कुलीन तंत्र। आगे बढ़ते हैं। द डिस्काउंट ऑन प्राइस व्हेन ए लार्ज क्वांटिटी इज परचेज इज नोन एज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब मिनिमम डिस्काउंट नहीं कहेंगे। तो मिनिमम डिस्काउंट तो सिंपल सा मतलब है जो न्यूनतम छूट मिलती है, मैक्सिमम डिस्काउंट भी नहीं कहेंगे, मार्जिनल भी नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट। मतलब ये तो इंग्लिश जैसा क्वेश्चन हो गया, मतलब इंग्लिश में आप पढ़ के बस कर देना है। 43 का ए। ठीक है, वॉल्यूम डिस्काउंट का मिलता है जब बहुत सारी चीजें आप लो तो वॉल्यूम बल्क डिस्काउंट कहते हैं ना, वैसे ही वॉल्यूम डिस्काउंट। बल्क में चीजें लो, वॉल्यूम में खूब सारे वॉल्यूम में चीजें लो तो मुझसे मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं 44 ने उस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2017 का खिताब जीता। ठीक है, ये भी न्यूज का ही है। ठीक है, ये देखिए, अब सानिया मिर्जा तो ये तो टेनिस खेलती हैं तो होगा ही नहीं आंसर। ठीक है, न्यूज का क्वेश्चन है, ये आप इजीली देख सकते हैं, PV सिंधु इसका है। थोड़ा बहुत न्यूज आप देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। आजकल काफ़ी सारे कंपटीशंस में आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसने PV सिंधु ने 2017 वीमेन सिंगल इंडिया सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीता था। किसको हरा के जीता, ये जो कैरोलिना, ये बताना भूल गया मैं, कैरोलिना मारिन है ना, कैरोलिना मारिन, ये इंडिया की नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है। तो बल्कि साइना नेहवाल और PV सिंधु। ठीक है, ये स्पेन की है जिसको हरा के PV सिंधु ने ये टूर्नामेंट जीता था। ठीक है, इंडियन ओपन बैडमिंटन की PV सिंधु ने जीता था कैरोलिना मारिन को हरा के। कैरोलिना मारिन जो स्पेन की है उसको हरा के जीता था। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सिरी फोर्ट अभी देखा था ना,
वही सिरी फोर्ट। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट। ठीक है, उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पे ये हुआ था इंडियन ओपन बैडमिंटन टाइटल, जिसमें कैरोलिना मारिन को हराया था पीवी सिंधु ने। स्पेन की है ये, और ये जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी, अर्ध विधायी निकाय, कार्यपालिका निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, एक स्वतंत्र निकाय। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका देखिए क्या, इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, उसको हम हमेशा स्वतंत्र मानते हैं, ताकि इससे क्या होगा ना कि कोई किसी का प्रेशर उस पर नहीं आएगा। तो इसका एक आंसर ये है, इंडिपेंडेंट बॉडी। ये ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इसे मिलती है, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है विद कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, इसमें ये क्वासी जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी या क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। थोड़ा सा वो है डाउट आप इसमें इसलिए रेस कर सकते हैं कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस। इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, पर ये सही वर्ड रहेगा ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकॉग्नाइज किया गया इस बॉडी को। ठीक है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? नासिम जैदी, नासिम जैदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में ऑक्सीपिटल कॉन्डिल्स की संख्या होती है, मनुष्य में ऑक्सीपिटल कॉन्डिल्स की संख्या होती है कितनी? ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है ये। इसमें जो है थोड़ा साइंस वगैरह पढ़ी होगी, थोड़ी सी बायो पढ़ी होगी, तो बता देंगे 2। इसका आंसर है 2। ठीक है, अब ऑक्सीपिटल कॉन्डिल्स क्या होते हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डिल्स क्या होते हैं? ये एक बोनी सरफेस होती है, ठीक है, जो ऑक्सीपिटल बोन के लोअर बैक पोर्शन ऑफ, ये क्या होता है ना, देखो ये जो स्कल होता है, ये स्कल, ये सर होता है ना, सर। ठीक है, इसका जो लोअर बैक पोर्शन होता है, जैसे ये है, ठीक, ये जो लोअर बैक पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है, लोअर और बैक वाला पोर्शन, इधर की तरफ आंखें हैं, इधर ये नाक है। ठीक है, जो लोअर बैक पोर्शन होता है ना, वहां पे क्या होता है हमारा, लोअर बैक पोर्शन पे ऑक्सीपिटल बोन, यहाँ पे होती है ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, जो ऑक्सीपिटल बोन का बेस होता है, बेस, यहाँ बेस पे क्या दो बोनी स्ट्रक्चर होता है, तो बोन होती है दो। ठीक है, दो बोनी स्ट्रक्चर होते हैं जो सरफेस होती है ना, इसके लोअर के सरफेस यहाँ पे पाए जाते हैं, इनको कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डिल्स, ऑक्सीपिटल कॉन्डिल्स। ठीक है, ये दो होते हैं हमारे सर के पीछे, मतलब सर के पीछे जो होता है स्कल, स्कल जैसे बनता है ना, ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। तो ये जो होता है ना, ये यहाँ पे क्या था, ऑक्सीपिटल बोन होती है। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल बोन होती है। तो इसके जो बेस होता है, बेस, यहाँ पे दो बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, उन्हें कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डिल्स। ठीक है, जो दो होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been posthumously conferred the कीर्ति चक्र अवार्ड ऑफ ईयर 2016? ठीक है, इसमें भी ये न्यूज़ वाला ही है। इसमें अगर आपने थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ी होगी तो आराम से समझ जाएंगे। प्रेम बहादुर रेशमी मगर इसका आंसर है। ठीक, काफ़ी न्यूज़ में था कि ये जो लांस हवलदार थे, ठीक है, प्रेम बहादुर रेशमी मगर, गोरखा राइफल के, जिनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये कौन देता है, ये अवार्ड कौन देता है? कीर्ति चक्र अवार्ड कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं। तो इन्हें किसने दिया था? प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट हैं अभी के, उन्होंने 2016 में दिया था। लिखा भी हुआ किस 2016 में के ईयर में दिया था। किसे दिया? प्रेम बहादुर रेशमी मगर को। ठीक है, अब देखिए ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो सोल्जर यूज फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत सोल्जर वगैरह देखा होगा तो मतलब कि आप देखोगे उसमें कि एक तो ऐसे
ये होता है जिससे गर्म करते हैं, और एक तार होता है, ठीक है। तो इससे इसे गर्म करते हैं और तार को छुआते हैं और फिर वो सर्किट जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें, लेड और टिन। सोल्जर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए मेटल अलॉय मेड बाय कंबाइनिंग टिन एंड लेड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये क्या, सोल्जर जो होता है ना, ये किससे बनता है, लेड और टिन को जो मिलाते हैं तो सोल्जर बनता है, जिसे हम यूज करते हैं जोड़ने में, सर्किट्स वगैरह को जोड़ने में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक द ऑड वन आउट, ठीक है। अब ये भी इजी है, तो जैसे इसमें ओएस जो है ना, ये ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे नहीं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो वो होता है जैसे हम जिस पे जैसे कंप्यूटर पे रन करते हैं, लैपटॉप पे रन करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल पे एंड्रॉइड है, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मतलब ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर और चीज़ें इंस्टॉल करते हो, ऐप वगैरह या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसे ओएस कहते हैं, ठीक है। इस पे ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ओएस तो ये हो गया। अब कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर क्या होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। जो ओएस जो जैसे ओएस जो बनता है ना, कई सारे प्रोग्राम से मिलकर बनता है, तो उसमें पार्ट क्या था, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सारे पार्ट होते हैं, इनको मिला के हम ओएस बनाते हैं, ठीक है। इस सब से मिल के ओएस बनता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑड वन होगा वो ये होगा ओएस, क्योंकि इन सब चीज़ों से मिलकर ओएस बना, तो ओएस ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। अब इसका जो है ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ 50 इज द लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें पूछ रहा है कि सोलर एनर्जी, ये जो सन में, मतलब पूछने का मतलब है सन होता है ना, सन, सन, इसमें एनर्जी कहाँ से आती है भाई, ये तो हमें जो सन सोलर पावर देता है, मतलब हमें रोशनी भी देता है, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। अब फोटोन जो होते हैं जो सन रेज में वो आते हैं हमारे पास, तो वो सब जो है सन में एनर्जी बनती है। अब सन में एनर्जी कैसे बनती है, तो क्या होता है, सन में जो है हीलियम, हीलियम जो होता है ना, जैसे क्या होगा सन में एनर्जी, पहले तो ये सन में एनर्जी बनती कैसे, सन में एनर्जी बनती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, ये याद रखिए। सन में जो एनर्जी बनती है न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन से कैसे बनती है, जो हाइड्रोजन न्यूक्लाई होता है ना, हाइड्रोजन, जैसे क्या दो हाइड्रोजन फ्यूज करते हैं, टकराते हैं आपस में, ये हाइड्रोजन इधर से आया, ये इधर आया, ये फ्यूज करते हैं आपस में, तो क्या बनता है, हीलियम, ठीक है। तो ये क्या बनता है, ये होता है क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है, परमाणु संलयन कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं ना, ठीक है, जो हाइड्रोजन के न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है, उनको जब वो फ्यूज होते हैं आपस में, ये जब फ्यूज होते हैं ना, ये देखिए दिखा रहे हैं, ये फ्यूज होते हैं, तो क्या बनता है, हीलियम, ये हीलियम बनता है, ठीक है, समझ गए आप, ये बनता है हीलियम, हीलियम एच ई हीलियम होता है, ठीक है। तो इसी रिएक्शन में क्या होता है ना, जैसे ये एक H प्लस एच इक्वल टू हीलियम, ये बना, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी सोलर एनर्जी के रूप में सन से ट्रैवल करती है और डिफरेंट प्लैनेट्स पे आती है। जो प्लैनेट सन के पास होते हैं उसमें जल्दी आती है, बाकी प्लैनेट्स में कम जाती है या काफ़ी देर में जाती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसका आंसर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है।